हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कथाकार। यहाँ मैं आपके लिए कुछ प्रसिद्ध लेखकों के उपन्यास प्रस्तुत करूँगी। फ़िलहाल हम सुन रहे हैं सुरेंद्र मोहन पाठक की उपन्यास वन वे स्ट्रीट। अगर आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। आपके मनपसंद उपन्यास के नाम कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। धन्यवाद। मैं पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंचा। यादव वहां अपने ऑफिस में मौजूद था। क्या खबर है? मैंने पूछा। तुम बोलो, वो अनमने भाव से बोला। क्या सोचा? कुछ याद आया? नहीं, मैं खेदपूर्ण स्वर में बोला। तो फिर यहाँ कैसे आए? तुम ही ने कहा था आकर मिलूं। कुछ सूझे तो। ओह, फिर तो सॉरी। मैं तो समझा था वैसे ही हाजिरी भरनी है। उसने अनमने भाव से गर्दन हिलाई। तुम अपनी बात बताओ, मैं बोला। पुलिस के हाथ कोई सुराग लगा? कैसा सुराग? कैसा भी, मसलन हेरोइन वाले एंगल पर ही कोई तरक्की हुई हो? अभी नहीं हुई, लेकिन उस एंगल पर बड़ी शिद्दत से काम हो रहा है। किसी सुराग की टोह में हमारे काफ़ी सारे आदमी शहर के नोन डोप पेडलर्स और नोन डोप एडिक्ट्स की पड़ताल कर रहे हैं। नशे के व्यापार के मामले में हमने शहर का मिजाज भी नए सिरे से भांपने की कोशिश की है। क्या पता चला? एक ख़ास बात तो पता चली है, लेकिन उसकी कोई अहमियत अभी हमारे पल्ले पड़ी नहीं। मालूम हुआ है कि आजकल शहर में हेरोइन की शॉर्टेज चल रही है। पिछले कुछ अरसे हेरोइन की सप्लाई घटती घटती अब एकाएक लगभग बंद ही हो गई है। जो थोड़ी बहुत उपलब्ध थी वो नॉर्मल रेट से कहीं महंगी बिक रही है। हमारे मुखबिरों ने बताया है कि इस वजह से शहर के नशेबाजों की काफ़ी सनसनी फैली हुई है। जो कि यही हाल बरकरार रहा तो आइंदा दिनों में तहलके की तब्दील हो सकती है। शॉर्टेज की कोई वजह अभी सामने नहीं आई। हमने काफ़ी पूछताछ करवाई है, लेकिन फ़िलहाल कोई कुछ नहीं जानता। कोई नशा करने वाला तो क्या, नशा बेचने वाला भी नहीं जानता। अलबत्ता इस बात की तस्दीक दोनों किस्म के लोगों ने की है कि आजकल नशे की पुड़िया दिल्ली शहर में आसानी से उपलब्ध नहीं। जामा मस्जिद, पहाड़गंज, नबी करीम जैसे इलाकों में भी नहीं, जो कि इस कारोबार के गढ़ बताए जाते हैं। ओह, ये सिलसिला जारी रहा तो शहर में खून खराबे की लहर आ सकती है। पुड़िया के तलबगार पुड़िया न मिलने पर दीवाने हो सकते हैं और कुछ भी कर डालने पर उतारू हो सकते हैं। ऐसा कुछ होने से रोकने के लिए ही हमने पहले से ही 3 नोन नशेड़ियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। आई सी। क्या पांडे का इस धंधे से ताल्लुक़ रखते किन्हीं लोगों से वास्ता था? मेरी जानकारी में तो नहीं था। वो खुद ऐसा कोई नशा करता था? सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे यकीनी तौर से मालूम है कि विस्की के अलावा किसी और नशे से उसकी कोई नसीबत नहीं थी। ख़ास तौर के हेरोइन, अफीम, चरस, गांजा जैसे नामुराद नशों से। और क्या खबर है? कैसी खबर? अब तक तुमने क्या तीर मारा? अभी तो कोई तीर नहीं मारा। कोशिश तो कर रहे हो? वो भी अभी फुल स्विंग में है। तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? नहीं तो। कल रात मॉर्ग में तो तुम्हारे मिजाज से ऐसा लग रहा था कि जब तक पांडे के कातिल का पता नहीं लगा लोगे, पलक नहीं झपकोगे, चैन से नहीं बैठोगे। चैन से तो नहीं बैठा हूँ, लेकिन अब क्या कहूँ यादव साहब, हर काम होते होते ही होता है। मेरी वार्निंग याद है ना? वार्निंग। इस केस में अपनी खिचड़ी अलग से नहीं पकानी है। पुलिस को तुम्हारी हर हरकत की खबर होनी चाहिए। ये मैं तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा हूँ कोली। ये मैं तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा हूँ कोली। इस केस के साथ अगर कोई ड्रग एंगल जुड़ा है तो समझ लो कि ड्रग लॉट से पार पाना किसी अकेले आदमी की बस का काम नहीं, भले ही वो अकेला आदमी सुधीर कोहली ही क्यों ना हो। नशे के व्यापारियों की बहुत ऊंची पहुंच होती है, बहुत वसीह ताकत होती है, जिसके आगे कोई मामूली प्राइवेट डिटेक्टिव टिक नहीं सकता। पुलिस का महकमा तो टिक सकता है। जैसा कि अपेक्षित था वो मेरी बात पर भड़का नहीं। अभी तक तो टिका ही हुआ है,
वो उदासीन भाव से बोला। इस करप्ट महकमे में आगे कब क्या हो जाए क्या पता चलता है। ठीक। बहरहाल कोई ड्रग लॉर्ड या सारे ड्रग लॉर्ड्स मिलकर भी पुलिस के महकमे का सफाया नहीं कर सकते। अलबत्ता एक अदद प्राइवेट डिटेक्टिव का सफाया कर सकते हैं। कोहली, ये मैं आगाह कर रहा हूँ तुम्हें। मैं आगाह हो गया जनाब। तुम्हारा सफाया हो गया तो जो कुछ तुम जानते हो उसका भी सफाया तुम्हारे साथ ही हो जाएगा। इसलिए अगर कुछ जानते हो और उसे सीधे सीधे मुझे नहीं बताना चाहते हो तो कोई चिट्ठी लिख लेना और उसे ऐसी जगह महफूज रखना कि मरने के बाद वो पुलिस के हाथ लग सके। यानी कि अगर मैं ख़त्म हो गया तो तुम्हें मेरा नहीं उस जानकारी का अफसोस होगा जो मेरे साथ ख़त्म हो गई। समझदार आदमी हो। ऐसी कोई जानकारी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है जो कि मैं पुलिस के साथ शेयर कर सकूं। आगे हो सकती है। आगे का क्या इरादा है? अभी तो नेक ही इरादा है। नेक ही रखना। हुक्म सिर माथे पर जनाब। कोई कत्ल बेवजह नहीं होता कोहली। हर कत्ल की कोई वजह होती है। इसलिए पांडे के कत्ल की भी वजह होगी। पांडे की डोर तुम्हारे से जुड़ी हुई थी। वो तुम्हारा आदमी था। वो तुम्हारे लिए काम करता था। इसलिए जिस वजह से पांडे का कत्ल हुआ था एंड उसी वजह से तुम्हारा भी कत्ल हो सकता है। इस बात का एहसास है तुम्हें? है तो सही। है तो क्या करोगे? कोशिश करूँगा पूरी पूरी कि मेरे कत्ल की नौबत ना आए। अगर ड्रग लॉर्ड्स ने तुम्हारा सफाया ज़रूरी मान लिया तो तुम्हारी कोई कोशिश कारगर साबित नहीं होने वाली। तो क्या करूँ? घर में दुबक कर बैठ जाओ या शहर छोड़ के भाग जाओ? मुझे उम्मीद नहीं कि इससे भी कोई फ़ायदा हो। तो आइंदा दिनों में तुम्हारे लिए एक ही जगह सेफ है। कौन सी? जेल। तुम मजाक कर रहे हो। वैसे तो जेल में भी कत्ल हो जाते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कम से कम तुम्हारे साथ ऐसी ना बीते। मैं तिहाड़ जेल में तुम्हारे हर आराम एंड सुख का इंतज़ाम करवा दूँगा। तुम्हें एहसास ही नहीं होगा कि तुम जेल में हो या किसी होटल में। तुम ज़रूर मजाक कर रहे हो। कोहली, मेरे टच में रहना रोज़ाना। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। मेरे से रोज़ संपर्क करना और जो भी कुछ जानो उसे मेरे साथ शेयर करना। इसी में तुम्हारी भलाई है। अच्छी बात है। आइंदा हर 24 घंटों में एक बार अगर मुझे तुम्हारी खोज खबर ना लगी तो मैं ऑटोमेटिकली समझ लूँगा कि तुम्हारा काम हो गया और फिर तुम्हारी लाश की तलाश कर दूँगा। अच्छे खैर ख्वाह हो मेरे। अच्छा खैर ख्वाह हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। तुम खुदा से दुआ करो कि पांडे की मौत का रिश्ता हेरोइन के व्यापार से ना जुड़ा निकले। मरने वाला तो मर गया, लेकिन तुम्हारी खुद की भलाई इसी में है। ऐसी कोई भनक मिली है तुम्हें? मिली है, तभी कह रहा हूँ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रिपोर्ट है कि हेरोइन के व्यापार को लेकर शहर के अंडरवर्ल्ड में बहुत उथल पुथल होने वाली है। तुमने कभी गुरबख्श लाल का नाम सुना है? सुना तो है। वो कोई अंडरवर्ल्ड डॉन था जो कोई 5 या 6 महीने पहले नए साल की रात को फरीदाबाद में स्थित अपनी कोठी में बड़े रहस्यपूर्ण ढंग में मरा पाया गया था। मैं उसी गुरबख्श लाल का जिक्र कर रहा हूँ। एनसीबी की रिपोर्ट है कि अपनी ज़िंदगी में इस क्षेत्र के नशे के व्यापार पर उसका मुकम्मल कब्जा था। उसकी मुंबई की कंपनी के नाम से जाने वाली एक अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से जुगलबंदी थी, जिसके कि आगे सारी दुनिया में अकाउंट थे। सुना है कंपनी इस क्षेत्र में फैले हेरोइन के व्यापार में गुरबख्श लाल को फ्री हैंड देने के लिए उसे 20% का हिस्सा चार्ज करती थी। आगे हालात ऐसे बने बताए जाते हैं कि इधर गुरबख्श लाल मर गया और उधर मुंबई में पता नहीं कैसे कंपनी का सितारा ग्रुप हो गया। गुरबख्श लाल की मौत के बाद से ही दिल्ली के नारकोटिक्स ट्रेड का ग्राफ नीचे और नीचे चलता आ रहा है और अब 6 महीनों में हालत इस हद तक पहुंच गई है कि इस क्षेत्र में हीरोइन जैसे है ही नहीं। ऐसा कोई बड़ा डॉन मर जाए तो उसकी जगह लेने वाला भी तो कोई होता है। होता है। कुशवाहा नाम है उसका, जो कि गुरबख्श लाल की ज़िंदगी में उसका खास आदमी था।
वही आदमी एक तरह से गुरबख्श लाल के एम्पायर का उत्तराधिकारी बना बैठा है, लेकिन हमें यह यकीनी तौर से मालूम है कि हेरोइन के व्यापार में उसका कुछ लेना देना नहीं। उसका लोकल अंडरवर्ल्ड या कार्यकपालों से या गैर कानूनी धंधों से कुछ लेना देना नहीं। कमाल है तो कमाल ही। अलबत्ता ये क्यों कर हुआ इसकी हमें खबर नहीं। चलो मान लिया कि खुशवहा नाम का वो शख्स सुधर गया, लेकिन गुरबख्श लाल कोई अकेला ही तो बड़ा दादा नहीं रहा होगा दिल्ली शहर में। उनमें से एक झामनामी नाम का एक सिंधी खलीफा है। वो इतना ताकतवर बताया जाता है कि उसमें और टॉप के दादा गुरबख्श लाल में 19-20 का ही फ़र्क था। लेकिन एनसीबी की पक्की रिपोर्ट है कि गुरबख्श लाल की मौत के बाद उसने लोकल नारकोटिक्स ट्रेड पर काबिज होने की कोशिश नहीं की थी। आई सी। उसके अलावा और बड़े और रसूख वाले दादा कौन माने जाते हैं दिल्ली के? कई हैं, जैसे सलीम खान, पवित्र सिंह, भोगीलाल, माता प्रसाद ब्रिजवासी। सब जैराम पेशा लोग हैं, सबके वाहियात धंधे हैं, जैसे बुर्दा फरोशी, प्रोस्टिट्यूशन, जाली पासपोर्ट, आर्म्स स्मगलिंग, गोल्ड स्मगलिंग, नकली शराब, ठेके पर कत्ल, अगवा, जुआ, लैंड ग्रैब, इलीगल कंस्ट्रक्शन, हफ्ता वसूली, जबरिया मकान दुकान खाली कराना, ब्लैकमेल, यानी कि हर नाजायज़ धंधा। हाँ, लेकिन वोट के लिए सबने अपने अपने जायज़ सफ़ेद धंधे भी खड़े किए हुए हैं। कई तो मानते ही नहीं कि वो दादा है। सब अपने आप को भले मानस और नेक नियत लोग बताते हैं। पवित्र सिंह तो मेट्रोपॉलिटन काउंसलर भी रह चुका है। सलीम खान अपने इलाके का मशहूर सोशल वर्कर है एंड कांग्रेस का काफ़ी रसूख वाला कार्यकर्ता है। इनमें से किसी का आज की तारीख में नशे के व्यापार में हाथ नहीं। एनसीबी की रिपोर्ट तो यही कहती है। ऊपर से इस पक्की खबर पर गौर करो कि शहर में नारकोटिक्स का तोड़ा है। एक वजह हो सकती है क्या? ऐसे व्यापार में जब कोई नया आदमी कदम रखता है तो अपने माल की खपत बनाने के लिए पहले वो उसकी नकली मांग पैदा करता है। क्या पता नए नए माल की डिमांड बनाने के लिए शहर में खामखा हेरोइन की किल्लत बनाई जा रही हो। सप्लाई रोक कर क्या नहीं हो सकता? वो सोचने लगे। या शायद मैंने तरह दी। कोई नया खलीफा टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा हो, मेरा मतलब है कि स्थापित धंधे पर काबिज करने की कोशिश कर रहा हो, इसीलिए वो कोई ऐसी स्ट्रैटेजी लगा रहा हो कि वक्ती तौर पर शहर से हीरोइन गायब हो जाए और आदि नशेड़ी तड़प तड़प कर नशे की मांग करने लगे। उसका सर सहमति में मिला। अब ये तो नहीं हो सकता कि कोई बड़ा धर्मदाता, कोई खुदाई फरिश्ता इस शहर में संकल्प लेकर अवतारित हुआ हो कि वो ये धंधा, नशे का व्यापार नहीं चलने देगा। ऐसा कहीं होता है? वही तो। कोहली, जिस बात की तरफ तुम इशारा कर रहे हो उससे तो नारकोटिक्स ट्रेड के कंट्रोल के लिए लोकल अंडरवर्ल्ड में गैंग वॉर छिड़ सकती है, और उस गैंग वॉर में ये बेगुनाह पंजाबी पुत्र खेद रह सकता है। शुक्र है कि तुम्हें इस बात का एहसास है। मुझे पूरा एहसास है। इसलिए तुम्हारे भले के लिए तुम्हें हिदायत है कि पुलिस के टच में रहना। हर 24 घंटे में कम से कम एक बार मेरे से संपर्क ज़रूर करना। ज़रूर। पोस्टमार्टम की क्या पोजीशन है? पोस्टमार्टम हो चुका है। उसे इस बात की तरफ तस्दीक हुई है कि कत्ल पीठ की तरफ से घोंपे गए एक लंबे फल वाले चाकू से हुआ था, जो कि उधर से सीधा दिल में उतर गया। पोस्टमार्टम से हमारे कत्ल के वक्त के अंदाजे की भी तस्दीक हुई है, यानी कि वो पिछली रात 9 बजे हुआ था। हाँ। लाश अब कहाँ है? अभी तो मॉर्ग में ही है, लेकिन शाम तक रिश्तेदारों को सौंप दी जाएगी। और वो तुम्हारी लैब वाले लिपस्टिक की किस्म की शिनाख्त कर रहे थे? उसकी कोई रिपोर्ट अभी हमें हासिल नहीं हुई है। एक्सपर्ट कहता है कि वो एक लंबा और पेचीदा काम है, क्योंकि काम करने के लिए लिपस्टिक का जो नमूना हासिल है वो बहुत कम है, न होने जैसा है। यानी कि वो अभियान फेल भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। ये खुशवहाँ कहाँ पाया जाता है?
वही पाया जाता होगा जहाँ की अपनी ज़िंदगी में उसका बॉस पाया जाता था। वैसे तो गुरबख्श लाल के दिल्ली में कई ठिकाने थे, लेकिन उसका हेडक्वार्टर्स लोटस क्लब था, जो कि कैनॉट प्लेस में है। हाँ। और झामनामी, जिसने तुमने गुरबख्श लाल के बराबर की ताकत वाला दादा बताया, क्या इरादे हैं तुम्हारे? कोई खास नहीं, यूं ही पूछा। वो करोल बाग में रहता है। वहाँ से बिडनपुरे के इलाके में उसके बाबत किसी से भी पूछना, पता चल जाएगा। बाकी के बिरादरी भाई? सलीम खान ने उर्दू बाज़ार में अपना दफ्तर बनाया हुआ है, जिससे अब वाकिफ़ है। रहता भी वही जामा मस्जिद के इलाके में कहीं है, लेकिन पता नहीं मालूम। पवित्र सिंह आज़ादपुर में रहता है। पता मालूम नहीं, लेकिन क्योंकि उस इलाके का मेट्रोपॉलिटन काउंसलर रह चुका है, इसलिए वहाँ कोई गुमनाम शख्सियत नहीं हो सकता वो। आई अंडरस्टैंड। भोगीलाल और माता प्रसाद ब्रजवासी के ठिये ठिकाने की मुझे कोई खबर नहीं, लेकिन उनको ज़रूर होगी जिनके ये जोड़ीदार है। उन्हीं में से किसी से पूछना। ठीक। कोहली, उन लोगों से उलझोगे तो सीधा निगम बोध ही पहुंचोगे। उलझूंगा काहे को? मेरी क्या शामत आई है? तो बस ज़रा करीब से गुजरूंगा। जवाब में यादव कुछ न बोला। मैं वहाँ से रुखसत हुआ। मैं कैनॉट प्लेस पहुँचा। लोटस क्लब में खुशवाहा से मिलने में कोई ख़ास दिक्कत पेश ना आई। वो कोई 45 साल का अधगंजा, गठीले जिस्म वाला, दरमियाने कद का, संजीदा सूरत शख्स निकला। मैंने उसे अपना कार्ड पेश किया, जिस पर एक सरसरी निगाह डाले उसने मुझे वापस कर दिया। मुझे अफसोस हुआ, एक तो इसलिए कि ये तहज़ीब के ख़िलाफ़ बात थी, और दूसरी इसलिए कि इसका मतलब था कि किसी पीढ़ी की किन्हीं सेवाओं की ना उसे ज़रूरत थी और ना आइंदा पड़ने वाली थी। बोलो, वो बोला। मैं एक अप्रिय विषय पर बात करना चाहता हूँ, मैं बोला। करो, जब तुम्हें टाइम दिया है तो कोई भी बात करो। जो कहना है दो टुक कहूँ? हाँ, इसी में समझदारी है, और वक्त की बचत भी, तुम्हारे और मेरे दोनों के। मैंने सुना है आप अभी कल तक लोकल अंडरवर्ल्ड के टॉप बॉस गुरबख्श लाल के लेफ्टिनेंट हुआ करते थे। ये बात भी जग विदित है कि इधर के ड्रग ट्रेड्स पर सिर्फ गुरबख्श लाल का कब्जा था। गुरबख्श लाल को मरे 6 महीने हो गए हैं। तब से इधर का ड्रग ट्रेड डांबाडोल है। हेरोइन की आजकल यहाँ शॉर्टेज बताई जाती है। मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों कर हुआ? ऐसा क्यों कर हुआ कि गुरबख्श लाल के पीछे छोड़े सबसे मुफीद धंधे को किसी ने अपने काबू में करने की कोशिश न की? क्योंकि जो लोग ऐसा कर सकते थे, उनमें से किसी की इस धंधे पर काबिज करने की कोशिश करने की मजाल नहीं हो सकती। वजह? वजह बहुत ख़ास है, जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इतना समझ लो कि लोकल उस्तादों के भी किसी बड़े उस्ताद की धमकी की तलवार लाल साहब के जमायती तमाम दादाओं के सिर पर लटक रही है। सबको किसी बड़े कड़क अंडरवर्ल्ड डॉन की वार्निंग है कि कोई ड्रग्स के धंधे पर काबिज होने की कोशिश न करे। क्यों है? क्या वो बिग बॉस को धंधा हथियाना चाहता है? नहीं, वो ड्रग्स के धंधे के सख्त खिलाफ है। मेरे भूतपूर्व बॉस का कोई भी जोड़ीदार उस वार्निंग को नज़रअंदाज करेगा तो फिर ज़िंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए अभी तक किसी की उस वार्निंग को नज़रअंदाज करने की जुर्रत नहीं हुई। फिर भी ऐसी जुर्रत कोई कर सकता है तो कौन कर सकता है? लेखमुम झामनामी। कुशवाहा निसंकोच बोला, क्योंकि उसकी तो लाल साहब की ज़िंदगी में इस धंधे पर नज़र थी, लेकिन लाल साहब के सामने उसकी पेश नहीं चलती थी। यानी कि वो सिर पर लटकती धमकी की तलवार से नहीं डरता, बराबर डरता है। मैंने ये नहीं कहा कि ऐसी जुर्रत वो कर चुका है। मैंने कहा कि ऐसी जुर्रत कोई कर सकता है तो वो वही कर सकता है। कर चुका होता तो शहर में हीरोइन का तोड़ा क्यों होता? तुमने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया, यानी कि नहीं कर चुका है।
शायद उसने कोई गुपचुप तरीका अख्तियार किया हो। कैसा गुपचुप तरीका? किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाने वाला तरीका। बवक्त मुसीबत किसी दूसरे को बतौर बलि का बकरा पेश करने का तरीका। ऐसा कुछ रहा तो मैं कहूँगा कि अपना सिंधी भाई किसी के भी कयास से कई ज़्यादा काइया है। क्या बिरादरी भाइयों में से कोई जामनामे की ओट बनने के लिए तैयार हो सकता है? तुम बिरादरी से वाकिफ़ हो? सिर्फ नाम जानता हूँ, जैसे सलीम खान, पवित्र सिंह, भोगीलाल, माता प्रसाद ब्रजवासी। कोई तैयार नहीं हो सकता, वो भी जामनामे से कुछ कम रसूख वाले दादा नहीं है। अगर उन्होंने वार्निंग को नज़रअंदाज करके ऐसा कोई कदम उठाना होगा तो वो अपने बलबूते उठाएंगे। किन्होंने? कौन ऐसा कदम उठाने की सोच सकता है? वैसे तो कोई भी नहीं सोच सकता, क्योंकि वार्निंग जिस आदमी की है उसका ताकत का तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी की ऐसी कोई मजाल होती है तो वो भोगीलाल और ब्रिजवासी नहीं हो सकते। जब से उन्हें ड्रग्स के धंधे में हाथ न डालने की वार्निंग मिली है, तब से उन्होंने अपने ही धंधों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी है और उन्हीं में बहुत तरक्की कर ली है। भोगीलाल अपने नकली नशे की नकली शराब के और अगवा और कत्ल के धंधे से और झुग्गी झोपड़ी की बादशाही से राज़ी है, और ब्रिजवासी लैंड ग्रैब एंड इलीगल कंस्ट्रक्शन करने वाले का पहले से ज़्यादा पूजनीय मसीहा बन बैठा है। ऊपर से उसका मकान दुकान जबरन खाली कराने का और व्यापारियों कारखानेदारों से हफ्ता वसूली का धंधा भी ज़ोरों पर है। लेकिन वही मजाल सलीम खान और पवित्र सिंह की हो सकती है। मुझे ज़ुबान देने की कोशिश मत करो। मजाल तो किसी की नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी किसी को सरसाम हो जाए और उसका दिमाग हिल जाए तो ऐसा भोगीलाल और ब्रिजवासी के मुकाबले में सलीम खान, पवित्र सिंह, यहाँ तक कि जामनामी के साथ भी होने की संभावनाएं ज़्यादा है। आप गुरबख्श लाल के उत्तराधिकारी हैं, आप उसकी गद्दी पर काबिज है। इस लिहाज से ड्रग ट्रेड्स के कब्जे की दौड़ में आपको भी शामिल होना चाहिए। बल्कि आपको तो दौड़ में सबसे आगे होना चाहिए, क्योंकि आपको तो धंधा एक तरह से विरसे में मिला। नहीं मिला। इस धंधे के मामले में जो वार्निंग औरों पर लागू है वो मेरे पर भी लागू है। ऊपर से मेरी खुद की ही किसी काले धंधे में कोई दिलचस्पी नहीं। इस काले धंधे में या किसी भी काले धंधे में, किसी भी काले धंधे में। मैंने तो मसल सुनी थी 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, लेकिन ऐसी बिल्ली कभी देखी नहीं थी। आज देख ली। हाँ, तो फिर? उसने मेरे पीछे दरवाजे की तरफ देखा। उठकर दरवाजे का रुख करने के अलावा मेरे पास और क्या चारा था। वहाँ फिर भी रुके हुए रहने पर मुझे उठाकर बाहर फेंकवाया जा सकता था। मैं जामा मस्जिद पहुँचा। सलीम खान उर्फ नेताजी के उर्दू बाज़ार में दफ्तर से हर कोई वाकिफ़ निकला। नेताजी के किसी फ़ैन ने मेरे बिना कहे मुझे वहाँ पहुँचा भी दिया, लेकिन वह दफ्तर के दरवाजे पर ताला झूलता मिला। वजह कोई नहीं बता सका। मेरा वहाँ तक का रहनुमा भी नहीं। दफ्तर का ताला खुलने के इंतज़ार में मैं कोई आधा घंटा सिगरेट फूकते इधर उधर भटकते गुजारा, लेकिन जब ताला न खुला तो फिर कल वहाँ फिर लौट आने का इरादा करके मैं वहाँ से रुखसत हो गया। मैं आज़ादपुर पहुँचा। आज़ादपुर में पवित्र सिंह का पता तो मैंने बड़ी सहूलियत से तलाश कर लिया। उसके रूबरू पहुँचने में भी कामयाब हो गया, लेकिन रक्स के विषय में मेरी ज़ुबान पर आते ही उसने तो जैसे मेरी ज़ुबान पकड़ ली। फिर उसने पंजाबी में ही उस पंजाबी पुत्र का ऐसी तेरी माँ दी तेरी बहन दी की कि वहाँ से पना मांगते ही बनी। कितना गलत ख्याल है दुनिया का कि कुत्ता कुत्ते को नहीं काटता। मुझे तो उसने बराबर काटा। सलीम खान की तरह जामनामी से मुलाकात में भी मैं कामयाब न हो सका। वो अपने बिडनपुर वाले ठिये पर मौजूद नहीं था और उसके उस रोज़ वहाँ लौटने को की भी कोई गारंटी नहीं थी। यादव के आश्वासन पर भोगीलाल और ब्रिजवासी का अता पता तलाशने की या उनसे मिलने की मैंने खुद ही कोशिश न की। बाकी का सारा दिन मैंने दिल्ली के बदनाम इलाकों में भटकते गुजारा। कहीं से किसी तरह का भी कोई सुराग हासिल न हुआ। ड्रग्स का सब्जेक्ट ही
इतना नाजुक था कि जिन बेशुमार लोगों के मैं मुंह लगा, उनमें से अधिकतर ने मुझे कोई पुलिसिया या पुलिस का भेदिया समझा। इसलिए मेरे सामने मुंह खोलना तो दूर, मेरे करीब खड़े रहने से भी परहेज बरता। लिहाजा सारे दिन की भागदौड़ का कोई नतीजा न निकला, तो सिर्फ यही कि मैं संतोष सिंह नाम के एक संभावित डोप पेडलर का नाम जानता था, जो कि पहाड़गंज के स्टेटस बार के ऑपरेट करता था, जो कि पिछले 6 महीनों में मर चुका हो सकता था। कोई टांग वांग तुड़ाकर घर या अस्पताल में पड़ा हो सकता था। अपना डोप पेडलर का धंधा छोड़ चुका हो सकता था। अपनी ठिया बदल चुका हो सकता था, या ठिये पर पहुंचने का कोई वक्त तब्दील कर चुका हो सकता था। बहरहाल मेरे सामने कोई रास्ता खुला था तो वो संतोष सिंह की खबर लेने वाला ही था। शाम को घर का रुख करने से पहले मैं करोल बाग में ही स्थित पांडे के घर में पहुंचा। वहां मुझे उसकी बीवी से मालूम हुआ कि पांडे का अंतिम संस्कार अगले रोज दोपहर से पहले नहीं होने वाला था, क्योंकि रानी खेत से पांडे के बड़े भाई और उसकी माँ आने वाले थे, जो कि अगले रोज सुबह से पहले दिल्ली नहीं पहुंचने वाले थे। अंतिम संस्कार की जगह लिंक रोड पर स्थित शमशान घाट बताई गई। करोल बाग में मैंने अपने घर का रुख किया। रास्ते में मैं लजपत नगर की एक केमिस्ट शॉप में रुका। उसका मालिक मेरा वाकिफ था, जिसको मैंने अपनी ज़रूरत समझाई तो उसके मुताबिक दवा दी और उसने मुझे सौंपी। फिर मैं ग्रेटर कैलाश बाग 1 पहुंचा, जहाँ की एक किराए के फ्लैट में उन दिनों मेरा आवास था। मैंने कार इमारत के सामने खड़ी की। मैंने इमारत का फाटक ठेल कर भीतर कदम रखा ही था कि ग्राउंड फ्लोर के बरामदे में ओक साहब प्रकट हुए। बुजुर्गवार मेरे मकान मालिक थे, मुकम्मल तौर से रिटायर ज़िंदगी जी रहे थे, इसलिए कान खड़े ही रखते थे, जानने के लिए कि कौन आया था कौन गया था। कैसे है ओक साहब? मैं सीढ़ियों की ओर बढ़ता हुआ बोला। उसने सहमति में सिर हिलाकर तस्दीक की कि सब ठीक है। उससे आगे मैंने उन्हें वार्तालाप की दिशा में कोई मौका न दिया। गर्दन हिलाकर रोक कर जब तक उन्होंने ज़बान खोली, तब तक मैं पहली मंजिल की आधी सीढ़ियाँ चढ़ भी चुका था। अपने फ्लैट पर पहुंचकर मैंने केमिस्ट से मिली दवा की 2-2 बूंदें अपने दोनों नथुनों में डाली तो जैसे भीतर आग लग गई। मैं कई बार छींका, कई बार खांसा, कई बार नाक साफ की, तो कहीं जाकर मुझे राहत महसूस हुई। मैंने 5 मिनट बाद शीशे में अपनी शक्ल देखी तो मुझे ऐन वही दिखाई दिया जो कि मैं देखना चाहता था। तब मेरे नथुने लाल हो चुके थे, उनमें से रह रहकर पानी रिस रहा था, जिसको बाहर टपक पड़ने से रोकने के लिए मुझे बार बार सांस अंदर खींचनी पड़ती थी। दूसरी शीशी की दवा मैंने आँखों में डाली। वो आँखों के डॉक्टरों द्वारा आँखों में के मुआयने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक्रोपिन जैसी कोई दवा थी, जिससे मेरी आँखें की कोरे लाल हो गई, पुतलियाँ सिकुड़ गई और निगाह धुंधली हो गई। अब मेरी शक्ल ऐसे नशेड़ी जैसे बन गई थी, जो कि वक्त पर अपनी नशा की खुराक नहीं ले सका था। आखिर में मैंने सुई की नोक को सिगरेट लाइटर की लौ पर तपाया और उसे अपनी बाह पर कोहनी और कलाई के बीच भीतर की तरफ 8-10 जगह चुभोया। तत्काल वहाँ ऐसे लाल निशान दिखाई देने लगे जैसे नशे के इंजेक्शन ले की खातिर सिरंज चुभोई गई हो। फिर मैंने अपना सूट उतारा और उसकी जगह एक घिसी हुई जीन, एक बदरंग सा हाई नेक का लाल पुलोवर और एक चमड़े की जैकेट पहनी। अपनी पॉलिश का चमकता जूता उतारकर मैंने बिना जुराबों का एक पुराना जूता पहना। तब मैं आदमकद शीशे के सामने जाकर खड़ा हुआ तो मुझे अपनी तरफ एक पक्का नशेड़ी झांकता लगा। अब संतोष सिंह से रूबरू होने के लिए मैं तैयार था।